नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 13 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 7 से ली गई है, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इन दो खबरों के साथ ही एक और तीसरी खबर भी रिलेटेड है जो पेज नंबर 9 पे दी गई है और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में आईआर से है। अभी जो तीनों के तीनों जो न्यूज़ हैं उनका संबंध अफगान शांति प्रक्रिया से है, अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने से है, जिसमें जो अफगान के जो समूह हैं, जिसमें अफगान सरकार की वार्ता हो रही है, अफगान सरकार की वार्ता हो रही है तालिबान के साथ। अभी जो अफगान तालिबान सरकार के बीच जो वार्ता हो रही है ये की जा रही है दोहा में, ठीक है, जो कतर में है, ठीक है। तो दोहा में ये वार्ता हो रही है और ये जो वार्ता की जा रही है यह मार्च 2000, ठीक है, मार्च के महीने में यूएस और तालिबान के मध्य एक समझौता हुआ था और जब यूएस और तालिबान के मध्य जब समझौता हुआ तो उसके बाद से ही यह पूरा घटनाक्रम देखा गया है, ठीक है, जिसमें फरवरी मार्च से शुरुआत हुई हमारी अमेरिका और तालिबान के मध्य वार्ता की और इसमें ये कोशिश की गई कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी जो उसकी स्थिति है उससे वो बेहतर ढंग से बाहर निकल सकेगा। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान में जो आंतरिक अशांति देखी जा रही है वो भी दूर करने में उसे सहायता मिलेगी। तो एक ओर तो आंतरिक अशांति दूर हो सके, वहीं दूसरी ओर जो अमेरिका जो एक लंबे समय से अफगानिस्तान में है तो वो जो है शांति से वहाँ से निकल सके। तो 2001 से जिस प्रकार से 2001 से अमेरिका जो है तालिबान से लड़ रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान में, लेकिन जो ये पूरी जो शांति प्रक्रिया है यह तब तक बेहतर नहीं हो पाएगी जब तक जो तालिबान का समूह है उसको बेहतर रूप से शामिल ना किया जाए। तो इसी के संदर्भ में ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं जिसको हम देखेंगे। अभी जो तालिबान के साथ जो वार्ता हो रही है उस तालिबान के साथ वार्ता में भारत भी एक प्रमुख पक्षकार के रूप में शामिल हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत जो है इस तरीके की वार्ता में शामिल हुआ है, क्योंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता है और भारत का ये मानना है कि जब तक तालिबान पूर्ण रूप से अपनी हिंसा का त्याग नहीं करेगा और जो वो राजनीतिक शांति प्रक्रिया में या राजनीतिक प्रक्रिया में जब तक वो पूर्ण रूप से शामिल नहीं होगा तब तक भारत उसे मान्यता नहीं देगा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके चलते भारत इसमें शामिल हुआ और ये जो पूरी जो वार्ता प्रक्रिया चल रही है जिसे कहा जाता है इंट्रा अफगान टॉक्स, ठीक है, आंतरिक स्तर की वार्ता, तो ये किस प्रकार से अफगानिस्तान में शांति को बढ़ावा दे सकती है, इसको जो है इन तीनों आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि दोहा में अफगान सरकार और तालिबान के मध्य एक आंतरिक वार्ता का प्रारंभ हुआ है जिसे कहा जाता है इंट्रा अफगान टॉक्स। अब यह जो इंट्रा अफगान टॉक्स हैं इनका काफ़ी महत्व है अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को और हिंसा निवारण को आगे बढ़ाने में, और भारत भी इसमें पहली बार भागीदार बना है। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधन किया गया है, जिसने भारत ने विदेश मंत्रियों के अलावा अन्य अधिकारियों को भी इस सम्मेलन में भेजा है, ठीक है। इसमें ना केवल अमेरिकी सरकार, अफगानिस्तान सरकार, तालिबान, बल्कि और भी बहुत सारे जो हित समूह हैं, जो देश हैं, वो भी भागीदारी कर रहे हैं। तो ये जो इंट्रा अफगान टॉक्स है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी सरकार और तालिबान के मध्य 2001 से लगातार जो है युद्ध की स्थिति देखी जा रही थी, लगातार जो है संघर्ष की स्थिति देखी जा रही थी। अब ये जो युद्ध और संघर्ष की स्थिति थी इसका समापन फरवरी 2020 में तब देखा गया जब दोनों के मध्य फरवरी 29 को एक समझौता हुआ। अब ये जो समझौता हुआ उसके बाद से ही वार्ता के एक नवीन दौर का प्रारंभ हुआ है,
जिसमें यह उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका जो 2001 से ही अफगानिस्तान में संघर्षरत है, उसकी तालिबान उसकी जो है वापसी हो सकेगी, ठीक है, अफगानिस्तान से। और तालिबान भी जो है हिंसा को त्याग कर मुख्य धारा में वापस लौट सकेगा, इसके लिए भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। यानी चाहे यूएस का पक्ष हो चाहे तालिबान का पक्ष हो, दोनों के लिए उम्मीद की जा रही है कि एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, प्रोवाइडेड अगर यह सफल होता है, ठीक है। लेकिन दोनों ही पक्षों की बहुत सारी शर्तें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि तालिबान की ये मांग रही है कि उसके लगभग 5,000 तालिबान लड़ाकों को छोड़ा जाना चाहिए और इसके बदले में वो 1,000 जो उसने बंदी बना रखे हैं उनको छोड़ने को तैयार है, ठीक है। तो ये जो शर्त है पूरी की जा चुकी है, जिसमें अभी कुछ समय पहले ही जो है 5,000 तालिबान लड़ाकों को अफगान सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है और तालिबान ने भी जो उसके द्वारा जो बंदी बनाए गए जो लोग थे उनको भी छोड़ दिया है। इसमें भारत के भी बहुत सारे बंदी शामिल हैं और जितने भी भारत के बंदी शामिल थे अब सभी को जो है छोड़ा जा चुका है तालिबान के द्वारा, ठीक है। तो जब फरवरी 29 में जब समझौता हुआ था तो उसके बाद ये कहा गया था कि यूएस और तालिबान के मध्य समझौता होने के बाद तालिबान जो है वो अफगान सरकार से वार्ता करेगा, ठीक है। और अफगान सरकार से वार्ता के बाद जो है इन वार्ताओं का भविष्य निश्चित किया जाएगा। तो ये जो वार्ता थी ये मार्च में की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते ये वार्ता संपन्न नहीं हो सकी और उसके बाद लगातार जो है तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के मध्य बहुत सारे मतभेद भी देखे गए, जिसमें मुख्य रूप से तालिबान लड़ाकों को छोड़े जाने के प्रश्न पर दोनों में गंभीर मतभेद थे, ठीक है। अफगानिस्तान सरकार में मतभेद थे जिसको सुलझाने के लिए बैठक बुलाई गई लोया जिरगा की, ठीक है। किसकी बैठक बुलाई गई? लोया जिरगा। तो लोया जिरगा क्या है? तो लोया जिरगा एक प्रकार से वरिष्ठ जनों की परिषद है, एल्डर सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जनजातियों के जो वृद्ध समूह होते हैं वो शामिल होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तो जब अफगानिस्तान की लोया जिरगा, ठीक है, या एल्डर्स की सभा द्वारा यह मान लिया गया कि हाँ इनको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद से जो है बातचीत के लिए एक वातावरण तैयार हुआ है और अब ये प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो फरवरी और मार्च के टाइम में जो अमेरिका और तालिबान के मध्य समझौता हुआ उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं, ठीक। तो पहली तो इसकी विशेषता यह है कि जो जितने भी अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य बल हैं अब वो धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे, जिसमें अमेरिका अपनी सैनिकों की संख्या को घटा के 12,000 से 8,600 तक ले आएगा। इसके अलावा बहुत सारे कैदियों की रिहाई आदान प्रदान होगी, जिसमें 5,000 तालिबानी कैदियों को छोड़ा जाएगा और अफगान सुरक्षा बल के 1,000 कैदियों का भी आदान प्रदान होगा, ठीक। इसके बदले में अमेरिका तालिबान को मान्यता देगा और तालिबान सदस्यों पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको भी हटाया जाएगा। इसके बदले में तालिबान ने आश्वासन दिया है कि कोई भी अन्य आतंकी समूह अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग अमेरिका और उसके सहयोगियों के विरुद्ध नहीं करेगा और इस संदर्भ में तालिबान ने अमेरिका को आश्वासन दिया है। अभी हाल में ही बहुत सारे तालिबान से पृथक आतंकवादी समूह अफगानिस्तान और समीपवर्ती क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और अल कायदा भी मुख्य रूप से सक्रिय है। तो ये सारे जो समूह हैं वो किसी न किसी प्रकार से तालिबान से संबद्ध रहे हैं और अगर तालिबान इनसे अपना संबंध विच्छेद करता है तो निश्चित रूप से इनको कमज़ोर करने में सहायता मिलेगी, ठीक। इसी अमेरिका तालिबान समझौते का एक प्रावधान है जिसे कहा जाता है इंट्रा अफगान टॉक्स या अंतः अफगान वार्ता, ठीक है, अंतः अफगान वार्ता, जो तालिबान और अफगान सरकार के बीच की जा रही है ताकि स्थायी और व्यापक युद्ध विराम हो सके। तो यह जितनी भी घटनाक्रम देखे जा रहे हैं वो फरवरी के बाद से ही देखे जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि 2001 से जो लगातार युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो सकेगा और जिसमें जो 1 लाख से अधिक जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको भी जो है शांति मिलेगी और समाज में एक शांति प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी। अब प्रश्न तो ये उठता है कि ये जो है इसका महत्व जो है वो काफ़ी अच्छे से देखा जाना चाहिए, शांति प्रक्रिया को जो है काफ़ी
बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो संपूर्ण जो शांति प्रक्रिया है वो बहुत सारी चुनौतियों से ग्रस्त है, जिसको हमें रेगुलरली ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भले ही तालिबान जो है यूएस के साथ वार्ता कर रहा हो, लेकिन यूएस ने पूर्व शर्त के रूप में ये नहीं रखा। यूएस ने जो है पहले से शर्त ये नहीं रखी कि तालिबान जो है अपने हिंसा को छोड़ देगा। इससे देखा क्या जा रहा है कि तालिबान हिंसा भी कर रहा है और वो अमेरिका के साथ बातचीत भी कर रहा है। ठीक है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि समझौते के बावजूद जो है अब तक लगभग 4000 सैनिक और लगभग 1000 नागरिक मारे गए हैं तालिबान के हमले में। दूसरा, जो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच जो वार्ता होने वाली है उसमें अफगान सरकार खुद जो है स्थिर नहीं है। ठीक है, तालिबान से बातचीत को लेकर या अफगानिस्तान में सरकारी स्तर पर स्थिरता का अभाव है, जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग गुट हैं वो अलग अलग तरीके से शक्ति संघर्ष में रत हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल में ही पिछले वर्ष जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अफगानिस्तान में, उस पर व्यापक आरोप लगाया गया था कि वो काफ़ी जो हैं भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहे हैं और इसके चलते जो प्रमुख विपक्षी नेता थे, ठीक है, अब्दुल्ला, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। तो जब तक अब्दुल्ला की बात नहीं मानी गई और इनको तालिबान से वार्ता करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमिटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तब तक अब्दुल्ला जो है असंतुष्ट ही रहे। इससे भी ये प्रश्न भी उत्पन्न हो जाता है कि तालिबान से वार्ता भले ही हो रही हो, लेकिन खुद अफगान सरकार में अगर यूनिटी नहीं होगी, तालिबान जो है हिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ेगा, तो किस प्रकार शांति के साथ हम वार्ता को आगे बढ़ा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि जो तालिबान है वो अफगान सरकार को स्वीकार नहीं करता है, ना ही वो वर्तमान में संविधान को मानता है। इससे जो वार्ता का भविष्य है वो निश्चित करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि 2001 से 2020 की अवधि में लगातार जो है तालिबान से जो है यूएस लड़ रहा है, इसके बावजूद जो है वो तालिबान को नष्ट करने में सफल नहीं हो सके हैं। तो एक तरीके से अमेरिका द्वारा तालिबान से बातचीत करना तालिबान की विजय को ही दर्शाता है, जिसके चलते तालिबान बहुत ज़्यादा शर्त मानने को तैयार भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तालिबान और अफगान सरकार के मध्य किस तरीके से पावर का शेयरिंग होगा, शक्तियों का साझाकरण होगा, इसको लेकर असहमति है। ठीक है, जो वर्तमान में 60,000 से अधिक लड़ाके जो हैं वो तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं, वो कैसे उनको निःशस्त्र किया जाएगा, कैसे उनका समाज में संगठन होगा। इसके अलावा तालिबान जो है आतंकवाद के साथ जो अफीम की खेती, नकली दवाओं के लाखों डॉलर के व्यापार में संलग्न है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार चूंकि स्वयं बेहद कमजोर है और वे विविध निर्जातीय, सांप्रदायिक, जनजातीय मतभेदों से ग्रस्त है, तो किस प्रकार से उसमें मजबूती आएगी, इसको भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पाकिस्तान से जो है बढ़ावा दिया जाता है तालिबान को, और तालिबान की आतंकी घटनाओं के एक बेस के रूप में कार्य करता है पाकिस्तान, जिससे भारत पर दबाव पड़ता है। ठीक है, जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर ही 20 से ज़्यादा आतंकवादी समूह संचालित हो रहे हैं, जिसमें हक्कानी नेटवर्क एक प्रमुख आतंकी समूह है, जिसके प्रमुख सिराजुद्दीन जो हक्कानी हैं, ठीक है, सिराजुद्दीन हक्कानी, वो खुद तालिबानों के सैन्य कमांडर हैं। इसके चलते आतंकवाद को वो भविष्य में छोड़ देंगे, इसको लेकर बहुत अधिक आशावान नहीं हुआ जा सकता। इसके अलावा जो तालिबान है उसकी महिलाओं के साथ जो नीति है, महिलाओं के प्रति जो नीति है, अल्पसंख्यकों के प्रति जो नीति है, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो किस प्रकार से तालिबान महिलाओं के प्रति या अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जो कल्याण की नीति है उसको बदल सकेगा या उनके प्रति अच्छा व्यवहार कर सकेगा, इसको लेकर भी सुनिश्चितता से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब चूंकि इसमें भारत भी भाग ले रहा है, तो भारत ने सदैव ये बल दिया है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, जो भी निर्णय किया जाए, वो अफगान नेतृत्व वाला होना चाहिए। ठीक है, अफगान नियंत्रित होना चाहिए, और इसमें जो है अफगान के लोगों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इसी से अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है और यह अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय एकीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा तालिबान जो जिस रिकॉर्ड के साथ रहा है उसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जो अल्पसंख्यक महिला और सुभेद्य समूह हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, और इसके लिए भी अफगानिस्तान में भारत सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को निभा रहा है। ठीक है। तो ये हो गए भारत का पक्ष। अब इसमें होना क्या चाहिए, तो महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान में ये रखना है कि इसमें अलग अलग समूह हैं, जिसमें यूएस है, अफगान गवर्नमेंट है, जिसमें तालिबान है। ठीक है। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान भी है और अलग अलग समूह अपने अपने हितों को स्थापित कर रहे हैं। इसके संदर्भ में एक संतुलित कूटनीति अपनाने की जरूरत है, जिसमें कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाए उसमें अफगानिस्तान सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। ठीक है। इसमें हमें एकजुट अफगानिस्तान की स्थापना पर बल देना है, ताकि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थिर, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत राष्ट्र बन सके, ताकि लैंगिक अधिकारों और मानवाधिकारों की गारंटी भी हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि केवल वार्ता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसे अफगानिस्तान को स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जो पूरी दुनिया में शांति और समृद्धता के उदाहरण के रूप में स्पष्ट हो सके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंतरिक अफगान वार्ता के बारे में कुछ बातें जो आगे और डेवलप होंगी, जिस पे नज़र रखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है। एक आर्टिकल यह है। इसके अलावा पेज नंबर 12 पे भी इससे रिलेटेड एक आर्टिकल दिया गया है, जिसको हम करेंगे। तो सबसे पहले तो संदर्भ देख लेते हैं और उसके बाद हम इन दोनों आर्टिकल से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हाल में ही एक अधिनियम काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका नाम है FCRA। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ठीक है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, या हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। 1976 में बनाया गया था और फिर बाद में 2010 और 2015 में इसमें संशोधन किए गए। मुख्य रूप से भारत में यदि कोई संस्था, ठीक है, या फिर एनजीओ किसी भी प्रकार के विदेशी अंशदान या विदेशी दान या विदेशी योगदान को स्वीकार करता है, तो वो योगदान किस प्रकार से विनियमित किया जाए, उसको विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब ये जो FCRA है, इसको मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है। गृह मंत्रालय के द्वारा। हालांकि हाल में ही गृह मंत्रालय पर ये आरोप लगे हैं कि उसने FCRA के जो प्रावधान हैं उनका फायदा उठा के ऐसे एनजीओस पर कार्रवाई करने का प्रयास किया है जो भारत की सरकार से मत भिन्नता रखते हैं। यानी भारत की सरकार की आलोचना करने वाले एनजीओस को चुप कराने के लिए FCRA के प्रोविजंस का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके चलते ये FCRA लगातार चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। तो FCRA क्या होता है, इसको हम थोड़ा देखेंगे और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक। तो मैंने संदर्भ आपको बता दिया कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने 13 ऐसे एनजीओस के FCRA के तहत, यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत किए गए रजिस्ट्रेशन को लंबित कर दिया। ठीक है। जिसके तहत उनको जो FCRA के सर्टिफिकेट थे वो भी निलंबित कर दिए गए और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए। अब इसमें गृह मंत्रालय का मत है कि ये जो कार्यरत एनजीओ हैं वो काफ़ी गंभीर नकारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। अभी जो अधिकांश जो एनजीओ हैं वो जनजातीय क्षेत्रों में काम करते हैं, विशेष करके झारखंड आदि में। तो यह संदर्भ क्या है, इसको थोड़ा समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि FCRA क्या होता है। तो FCRA का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FCRA का फुल फॉर्म है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। ये 1976 में पारित किया गया एक अधिनियम है। ठीक है। ये एक ऐसा अधिनियम है जो भारतीय संस्थाओं अथवा एनजीओज द्वारा
प्राप्त किए गए विदेशी अंशदान यानी विदेश से आने वाले पैसे को विनियमित करता है। और ये जो विदेश से पैसा आ रहा है वो किसी भी प्रकार से भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए इसको अधिनियमित किया गया है। ठीक है, इसको 1976 में पारित किए जाने के बाद इसमें 2010 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और बहुत सारे नवीन प्रावधान इसमें जोड़े गए। ठीक है, यह जो FCRA है ये ऐसी सभी संस्थानों और NGOs पे लागू होता है जो विदेश से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसके तहत जो भी NGO विदेश से पैसा प्राप्त करना चाहते हैं उनको FCRA के तहत खुद को रजिस्टर कराना होता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये 2010 से पहले जो है वो परमानेंट हुआ करता था कि एक बार कराओ उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 2010 के बाद इसमें संशोधन करके इसको 5 साल तक के लिए वैलिड रखा गया, यानी हर 5 साल बाद आपको इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके तहत जितनी भी संस्थाएं हैं वो विदेशी अनुदान प्राप्त कर सकती हैं, चाहे वो सामाजिक उद्देश्य के लिए हो, शैक्षिक उद्देश्य के लिए हो, धार्मिक उद्देश्य के लिए हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो। ठीक है, लेकिन इसके तहत उन्हें कुछ कंप्लायंस करने पड़ते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके तहत उन्हें एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। साथ ही साथ हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। ठीक है, अब 2010 में जो संशोधन किए गए, इन्हीं संशोधनों को बदला गया 2015 में। ठीक है, तो क्या बदला गया, तो NGOs को अब ये कहना अनिवार्य हो गया, अब ये एक शपथ पत्र देना अनिवार्य हो गया, जिसके तहत उनके द्वारा ये घोषणा की जाती थी कि जो भी NGO काम कर रहे हैं वो जो फंडिंग उनको प्राप्त हो रही है वो विदेशी राष्ट्र से जो प्राप्त होगी वो देश की संप्रभुता और अखंडता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगी। साथ ही विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंध और सांप्रदायिक सद्भाव को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी NGOs फॉरेन फंड्स जो प्राप्त कर रहे हैं उस फॉरेन फंड्स या तो नेशनलाइज बैंक में रखने होंगे या किसी प्राइवेट बैंक में रखने होंगे, और इसके तहत वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़े होने चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत क्या होता है कि जितने भी बैंक्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती हैं। तो बहुत सारे सुरक्षा प्रावधान किए गए 2015 में। अब इसके तहत होता क्या है, तो FCRA के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो फॉरेन फंडिंग प्राप्त ना करें। इसमें विधायिका के सदस्य, सांसद, विधायक, पॉलिटिकल पार्टीज, जो सरकारी अधिकारी होते हैं और मीडिया के लोग हैं वो विदेशी दान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि गृह मंत्रालय ने 2017 में FCRA में संशोधन करके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए जो फॉरेन फंडिंग है, विदेशी अनुदान है, उसको दिया जाना संभव बनाया था। हालांकि ऐसे ही विदेशी कंपनियों से दान लिया जा सकता था जिनकी एक भारतीय इकाई भी हो। ठीक है, इंडियन सब्सिडियरी भी काम कर रही हो। इसके अलावा ऐसी फॉरेन कंपनी से भी दान लिया जा सकता है जिसमें किसी भारतीय की 50% से अधिक शेयरधारिता हो। ठीक है, अब बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो ये आरोप लगा रही हैं, जैसे कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उनका ये आरोप है कि ये जो 2017 में जो संशोधन किए गए वो इसलिए किए गए क्योंकि ADR ने जो है न्यायालय में ये अपील की थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 2004 से 2012 की अवधि में जो है बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि ब्रिटेन का बिजनेस ग्रुप, वेदांता ग्रुप, उनसे जो है विदेश से वो फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं और ये FCRA का वायलेशन है। तो इन ग्रुप्स का ये आरोप है, ADR आदि का ये आरोप है कि FCRA वायलेशंस में कहीं पॉलिटिकल पार्टीज फंस ना जाएं। इसी के चलते जो है 2017 में FCRA में सुधार किए गए, और ये जो सुधार किए गए वो रेट्रोस्पेक्टिवली किए गए हैं, यानी पूर्ववर्ती तारीख से किए गए हैं, जिसके चलते 2004 से 2012 की अवधि में जो इन्होंने धन लिया उसको भी वैध ठहराया गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्वायत्तता संबंधी मुद्दे हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज अब कई तरीकों से विदेशों से फंडिंग ले सकती है, लेकिन NGOs वगैरह पर जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण आदि लगाया गया है।
ठीक है। अब फॉरेन फंडिंग एक तो ये तरीका होता है कि आप एफसीआरए के रूट के माध्यम से लें, जिसमें एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर फॉरेन फंडिंग लें। अगर आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं हैं तब भी आप विदेशी फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। ठीक है, पूर्व सहमति के आधार पर आप फॉरेन फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो संस्था जो दान प्राप्त करेगी वो रजिस्टर होनी चाहिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, इसके अलावा जो दान देने वाला है और जो दान प्राप्त करने वाला है उन दोनों को जो है इसका विवरण देना होगा कि कितना पैसा वो प्राप्त कर रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब गृह मंत्रालय जो है वो ऐसे एनजीओस को, ऐसी संस्थाओं को जो है ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है जो खातों को सही से नहीं रखते हैं, या संस्था के बारे में अगर कोई नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है तब भी एफसीआरए का जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो 180 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगर उन पे निलंबन लगाया गया तो वो फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो उनके बैंक खाते होंगे उसकी राशि का 25% से भी ज़्यादा यूज वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि उनको निलंबित किए जाने के साथ यदि उनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए या पूरी तरीके से उनको कैंसिल कर दिया जाए तो 3 साल के लिए वो रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य नहीं हो रहे थे और पूर्व अनुमति भी वो नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनजीओस को फॉरेन फंडिंग को विनियमित करने के संदर्भ में काफ़ी कड़े मानक, काफ़ी कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और डेटा ये कहता है कि 2011 से लेकर अब तक लगभग 21,000 ऐसे संस्थाओं पे कार्रवाई की गई है विविध आरोपों के आधार पर, जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो विदेशी अंशदान का दुरुपयोग कर रहे थे, उनके द्वारा अनिवार्य आयकर रिटर्न फाइल नहीं किए गए और साथ ही साथ वो विदेशी फंडिंग दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, भारत में लगभग 50,000 जो संस्थाएं हैं वो एफसीआरए रजिस्टर्ड हैं और हाल में जिस तरीके से इन पे कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके चलते बहुत सारी इसमें आलोचनाएं की जा रही हैं। ठीक है, तो गृह मंत्रालय विदेशी कंपनियों पर भी कार्रवाई करता है, जिसमें अमेरिका स्थित कंपैशन इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और नेशनल एंडोनमेंट फॉर डेमोक्रेसी आदि हैं। ठीक है, अब आलोचकों का मुख्य रूप से ये आरोप रहा है कि जो भी सरकार के विरुद्ध मत रखता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इस तरीके से जो एफसीआरए है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिसको सुलझाए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो लगातार एफसीआरए पर राजनीति के आरोप ना लगें, इसके लिए बहुत सारे काम किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि मामले को राजनीतिकरण से बचाने के लिए पूर्व निर्धारित नियम, कार्रवाइयाँ और विनियमन होनी चाहिए ताकि एफसीआरए की जो पूरी गवर्निंग है, एफसीआरए को जो लागू करने का पूरा प्रावधान है उसमें पारदर्शिता आ सके। इसके अलावा पूरे देश भर में जितने भी एनजीओ हैं उनके मानकीकरण की आवश्यकता है, उनको जो है क्रेडिट रेटिंग करने की ज़रूरत है, उनकी जो है एक्रीडेटिंग करने की ज़रूरत है ताकि उनमें भी पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी अनुदान के मध्य एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है ताकि समय समय पर जो एफसीआरए से संबंधित जो विवाद उठते रहे हैं उसको जो है बेहतर ढंग से निपटा जा सके। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है एफसीआरए के संबंध में। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में आईआर और इकोनॉमी से है। ठीक है, इसका संदर्भ समझ लेते हैं। अभी हाल में ही एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र का एक संधि यूएन कन्वेंशन जो है वो लागू हुआ है। ठीक है, यूएन कन्वेंशन लागू हुआ है जिसका नाम है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। ठीक है, अभी क्या होता है तो व्यापारिक जो मसले होते हैं, ठीक है, या फिर जो वाणिज्यिक मसले होते हैं, इन वाणिज्यिक मसलों में अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाए तो साधारणतया न्यायालय में जाने से पहले वो आपसी सुलह के माध्यम से
या ये कह सकते हैं आपसी मध्यस्थता के माध्यम से जो है वो कोशिश करते हैं कि मामले को सुलझा लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर न्यायालय जाएंगे तो मामला बहुत लंबा खींचेगा और इससे जो है दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। अगर ये मामला राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मामले को जल्दी से निपटाया जा सके ताकि इसका व्यापार पे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके लिए जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक कन्वेंशन जो है प्रस्तावित किया गया था, जिसको अभी छूट मिल गई है, जो अभी से लागू हो गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। तो संदर्भ क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और वाणिज्य मामलों में जो विवाद है, उन विवादों को निपटारे के संदर्भ में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन प्रभावी हो गया है, जिसमें भारत, चीन आदि सदस्य हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद हैं व्यापारिक और वाणिज्यिक मामलों से संबंधित, उनको न्यायालय में ना जाके मध्यस्थता के माध्यम से ही सेटल कर लिया जाए, इसके लिए ये कन्वेंशन है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक ऐसी संधि है जो पहली बार सिंगापुर के नाम पे रखी गई है, और चूंकि इसमें भारत भी सदस्य है इसलिए भारत को इसमें काफ़ी लाभ हो सकता है, जैसे कि व्यापारिक प्रक्रियाओं और संबंधित विवादों का सुलभता से निर्णय, संपूर्ण प्रक्रिया का सुलभ होना और सरलीकरण, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, उसको बेहतर ढंग से लागू करने में सहायता, जिससे कानूनी खर्चों में कमी और समय की बचत, भारत में अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को बढ़ावा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, साथ ही साथ जो कोविड-19 का दौर है उसमें भी व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, इसके जो सिग्नेटरीज हैं यानी हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो 53 हैं, जिसमें भारत, चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। ठीक है, इससे सीमा पार विवादों को भी निपटाने में मदद मिलेगी, विशेषकर जिनका संबंध व्यापार से है। ठीक है, और इससे भारत भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व पा सकता है, क्योंकि भारत भी इसकी एक पार्टी है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जो यूएन कन्वेंशन है सिंगापुर से रिलेटेड, उसमें सिंगापुर ने भागीदारी की बहुत सारे सदस्य राष्ट्रों के साथ और यूएन कमीशन ऑन ट्रेड लॉ के साथ, ताकि इस तरीके की जो संधि है उसको बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया यूएन कन्वेंशन सिंगापुर का मीडिएशन से संबंधित। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसका संबंध जो है पेज नंबर 7 से है और ये जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। ठीक है, इसको जो है हमने कल परसों भी कवर किया था, जिसमें हमने बात की थी कि भारत ने जो है जापान के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, तो दोनों देशों की सेनाएं जो हैं एक दूसरे की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकती हैं। सुविधाओं के लाभ उठाने के तहत क्या होता है, तो वो एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे की जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो अगर वायुयान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो रीफिलिंग के लिए, ठीक है, रीफिलिंग या रीफिलिंग के साथ रीफ्यूलिंग के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं भारत की सुविधाओं को। तो भारत ने अभी हाल के समय में बहुत सारे देशों के साथ इस तरीके के लॉजिस्टिक समझौता किया है, जिसमें मुख्य रूप से सैन्य क्षेत्र में, मुख्य रूप से सामुद्रिक क्षेत्र में और मुख्य रूप से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी महत्वपूर्ण सहायता मिली है भारत की सेना को। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या है, तो भारत ने हाल में ही जापान से एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है और भविष्य में भारत और भी देशों से इसको करने की योजना बना रहा है, जिसमें रूस, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम शामिल हैं। ठीक है, वर्तमान तक भारत जो है सभी क्वाड सदस्यों से ऐसा समझौता कर चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, इससे न केवल सुरक्षा संबंध बेहतर होंगे, ठीक है, और इंटरऑपरेटिबिलिटी भी बढ़ेगी। इंटरऑपरेटिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि दो देश की जो सेना होती हैं वो जब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसको कहा जाता है अंतर प्रचालनीयता, तो दो देश अगर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करेंगे तो एक दूसरे के देश की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकेंगी, और इससे होगा क्या कि दूसरे देश की सेना किस तरीके से काम करती है, उसके काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किस तरीके से वो आक्रमण करते हैं और किस तरीके से उनका पूरा संरचना है, इसको समझने में मदद मिलती है, जिससे अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो कार्यवाही कर रहे हों, तो इसमें जो है दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सुरक्षा संबंधों में हमारा इसका बेहतर कार्यान्वयन होगा, इंटरऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर हमारा रूस से समझौता हो जाता है तो आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, और साथ ही साथ जो साइबेरिया क्षेत्र है, जो रूस का सुदूरवर्ती पूर्व क्षेत्र है, वहाँ पे जो है भारत संसाधनों को बेहतर रूप से दोहन कर सकता है। और विशेषकर जो रूस का जो सखालिन प्रोविंस है, रूस का जो कमचटका का क्षेत्र है, जो सुदूरवर्ती साइबेरिया क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पे जो है ओवीएल कार्यरत है। ओएनजीसी विदेश नीति काम कर रही है। भारत की ओएनजीसी की विदेशी आर्म है, वो जो है वहाँ पे तेल और गैस के अनुसंधान में संलग्न है। तो अगर भारत रूस से लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर पाता है तो साइबेरिया क्षेत्र में हम संसाधनों को बेहतर तरीके से दोहन कर पाने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा भारत ने ऑस्ट्रेलिया से म्यूचुअल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया था, जिससे न केवल संबंध बेहतर हुए थे बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को बढ़त भी मिली है। भारत ने इसी प्रकार का समझौता जापान के साथ भी किया है, जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, यानी सैन्य बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए संबंध को बढ़ावा। ठीक है, इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेंगे बल्कि दोनों देश जो हैं हिंद महासागर और प्रशांत में सहयोग को बढ़ा सकते हैं। भारत जो है इससे पहले अमेरिका के साथ भी इस तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर चुका है, जिसमें लिमोआ महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लिमोआ। इससे भारतीय नौसेना को सर्वाधिक लाभ हुआ है। इससे न केवल भारत की सैन्य क्षमताएं बढ़ी हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, बल्कि हिंद महासागर में हम बेहतर निगरानी कर पाने में भी सक्षम हुए हैं। इसके बाद भारत ने अमेरिका से एक और समझौता किया, जिसका नाम था कोम कासा। ठीक है, क्या नाम था? कोम कासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जिसके तहत जो यूएस की आर्मी की जो एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती हैं, जो यूएस की आर्मी की जो गुप्त और कूटबद्ध सूचनाएं होती हैं, वहां तक जो है भारत पहुंच सका है। और यूएस और भारत दोनों ने कोशिश की है कि जो इंडो पैसिफिक अरीना है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वहां पे सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के यहाँ जो है वो सुविधाओं का विकास किया जा सके। इसी को आगे बढ़ाने के लिए मार्च 2019 में सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया, जिसके तहत एक सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम है सेंट्रिक्स, कंबाइंड एंटरप्राइज रीजनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। इसके माध्यम से दोनों देश जो हैं एक दूसरे को सूचनाओं को एक्सचेंज करते हैं, जिससे दोनों को ही लाभ होता है। तो कहने की बात यह है कि भारत जिस तरीके से हिंद महासागर और क्वाड क्षेत्र में अपनी सूचनाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है इस प्रकार का एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। अभी हाल में ही इसमें मुख्य रूप से बल जो है नाथुला दर्रे के में किया गया है, जो सिक्किम में एक स्थित प्रमुख दर्रा है, और इसके माध्यम से जो है भारत और चीन के मध्य व्यापार होता रहा है 2006 से। लेकिन हाल में ही कोविड-19 के चलते यह जो व्यापार है वो ठप हुआ, और अभी हाल में जिस तरीके से भारत और चीन के मध्य जो विवाद चल रहा है, उससे यह जो व्यापार है वो आगे भी प्रभावित हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में आशंका जाहिर की गई है। ठीक है, व्यापार के माध्यम से न केवल पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा मिलता है, लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है, वहीं दूसरी ओर जो है दोनों के बीच संबंध भी बेहतर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो तनाव चल रहा है, उससे सिक्किम क्षेत्र में यह तनाव और बढ़ सकता है, यह इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अगर हम सिक्किम की भूमिका के बारे में बात करें तो सिक्किम जो है मुख्य रूप से ऐसी जगह पर अवस्थित है जहां से वो चीन, भारत, नेपाल और भूटान,
इन सब से ही बेहतर संबंध रख पाता है। और सिक्किम में जिस प्रकार की शांति व्यवस्था है, सिक्किम में जिस प्रकार की शांति है, उससे यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से व्यापार आदि के माध्यम से संबंधों को अच्छे तरीके से बढ़ावा दे जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि भारत चीन जो तनाव है उसके चलते जो नाथुला व्यापार का जो केंद्र है उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और जो प्यूपिल टू प्यूपिल जो एक्सचेंज है जो इसके माध्यम से होता था वो भी जारी रह सके। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 11 में लिया गया है, जीएस पेपर टी में साइंस टेक से संबंधित है। और यह जो हमारा आर्टिकल है इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने 8 सितंबर को, ठीक है, 8 सितंबर को जो है चर्चा की थी, जिसमें डीआरडीओ द्वारा एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटन व्हीकल का जो है परीक्षण किया है और ये सफल रहा है। तो इस पे जो है हमने 8 सितंबर को चर्चा की थी, तो 8 सितंबर का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, तब इस आर्टिकल को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ के पूर्ण सदस्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। केवल एक, केवल दो, केवल एक व तीन, कि एक, दो और तीन। तो इसमें अगर तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दें तो सारे के सारे देश ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान यह जो है एससीओ के सदस्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। संघाई सहयोग संगठन के बारे में हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में काफ़ी चर्चा की है। ठीक है, और इससे रिलेटेड लगातार जो है आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिसमें आज पेज नंबर 13 में एक आर्टिकल आया है जिसमें संघाई सहयोग संगठन को यूरेशियाई शक्तियों के एक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन को शंघाई पैक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, और ये एक प्रमुख यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा 2002 में इससे संबंधित एक चार्टर हस्ताक्षरित हुआ और 2003 में ये लागू हुआ। उज्बेकिस्तान को छोड़कर इसके जो शुरू के जो 5 सदस्य थे वो एक ग्रुप था जिसका नाम था शंघाई 5। इसकी जो स्थापना हुई 1995-96 में हुई थी। ठीक है, फिर आगे चलकर ये 2001 में जो है संघाई सहयोग संगठन में तब्दील हो गया। 2017 में इसमें 6 सदस्यों में 2 और सदस्य जुड़ गए, भारत और पाकिस्तान। तो वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, जिसमें कजाकिस्तान, ठीक है, रूस, चीन, भारत, ठीक है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान आदि शामिल है। इसके अलावा ये जो देश हैं जैसे मंगोलिया आदि है वो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, और श्रीलंका आदि जो देश हैं वो डायलॉग पार्टनर्स के रूप में हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को पहली बार भारतीय मस्तिष्क के नमूने, इंडियन ब्रेन टेम्पलेट तथा ब्रेन एटलस को विकसित करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसका प्रयोग आगे चलकर रोगियों की मस्तिष्क संरचना के अध्ययन में किया जा सकता है? एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, निमहंस की कोई नहीं। तो इसमें निमहंस का जो इंस्टीट्यूट है उसको जो है ब्रेन एटलस बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, आज पेज नंबर 6 में इससे संबंधित खबर आई है, जिसने भारतीय ब्रेन को का जो नमूना है उसको बनाने में इससे संबंध को जो है उससे सहायता मिली है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ये इसका पूरा नाम है। इसके पहले जितने भी भारतीय संस्थान थे वो विदेशी काकेशियन मस्तिष्क के नमूनों पर काम करते थे और बीमारियों का अध्ययन करते थे, लेकिन अगर भारत विशिष्ट मस्तिष्क से संबंधित जो है वो नमूने अगर प्राप्त हो सकेंगे, उससे संबंधित जो ब्रेन एटलस जो है उससे हम लाभ ले सकेंगे, तो निश्चित तौर पे जो भारत की विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो खाड़ी देश हाल ही में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करने के चलते चर्चा में रहे? सऊदी अरब और कुवैत, यूएई व ओमन, यूएई व बहरीन, सऊदी अरब और यूएई। इसका सही आंसर है यूएई व बहरीन। सी आंसर इसका सही है।
तो अभी हाल में ही ये चर्चा में रहा है, जिसमें बहरीन ने जो है यूएई के नक्शे कदम पे चलते हुए इजराइल के साथ संबंधों को स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है, और यह जो पश्चिम एशिया है उसमें शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनेस्को, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF की IUCN? तो इसका सही आंसर है WWF-C। तो अभी हाल में ही जो है WWF की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 1970 की तुलना में 2016 में जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवों की जो जनसंख्या है, उसमें लगभग 68% की कमी आई है। इसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में 94% तक जनसंख्या में कमी हुई है, और मुख्य रूप से इसका कारक जो खाद्य उत्पादन है वो जो है सबसे बड़ा कारक है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जो जंगल हैं वो काटे गए हैं, और जंगलों के खत्म होने के चलते जो वन्य जीव हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभाव हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग घटना तब घटित होती है जब एक बड़ी मात्रा में द्रव्य मैटर जैसे कि गैलेक्सी के समूह द्वारा एक सशक्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण होता है। इससे सुदूर गैलेक्सियों से आने वाला प्रकाश प्रभावित होकर मुड़ जाता है तथा अत्यंत वर्धित हो जाता है। यह प्रभाव दूरस्थ स्थित गैलेक्सियों को देखे जाने के संदर्भ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करता है, जिससे रिसर्चर्स को ऐसी प्रारंभिक गैलेक्सियों के अध्ययन में सहायता मिलती है जिसका अध्ययन वर्तमान तकनीक व टेलीस्कोप से संभव नहीं है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग के तहत प्रकाश किस मात्रा तक मुड़ेगा, इसका आकलन अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया गया है। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के संदर्भ में सत्य हैं, और तीनों के तीनों कथन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 11 में आज एक खबर आई है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बताया गया है, और किस प्रकार से ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो दूर की जो गैलेक्सीज होती हैं उनके अध्ययन में सहायक है, इस पर बल दिया गया है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऐसी परिघटना होती है जिसमें बहुत दूर स्थित जो गैलेक्सी हैं, जहां तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है, वहां से होता क्या है कि बड़ी मात्रा में जो मैटर है, गैलेक्सियों के समूह का मैटर, वो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है, जिससे दूर विद्यमान गैलेक्सियों से आने वाला जो प्रकाश है वो विकृत या मैग्नीफाई हो जाता है, बेंट हो जाता है। इससे जो दूर जाने वाली जो गैलेक्सियां हैं, दूर स्थित जो गैलेक्सियां स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिससे उनके अध्ययन में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जिला खनिज फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? खनिज संपन्न जिलों में खनन गतिविधियों और उत्कर्षण को बढ़ावा, खनन गतिविधियों से प्रभावित होने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करना, राज्य सरकारों को खनन उत्कर्षण के संदर्भ में लाइसेंस जारी करने के लिए प्राधिकृत करना। सत्य कथन की पहचान करें, तो इसमें पहले और तीसरे को छोड़ के दूसरा कथन सत्य है, केवल 2 इसका उत्तर है। ठीक है, भारत द्वारा ठीक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट बिल, ठीक है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट पारित किया गया था, जिसके माध्यम से ऐसे जिले जो खनन के चलते चर्चा में रहते हैं, वहाँ के लोगों को प्रभाव जो नकारात्मक पड़ता है उनके हितों की रक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्थापित किया गया था, ताकि जो खनन गतिविधियों से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए काम किया जा सके। ठीक है, तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वर्तमान में चल रही आंतरिक अफगान शांति वार्ता इंट्रा अफगान टॉक्स की प्रगति का मूल्यांकन करें, साथ ही भारत के इस मुद्दे पर पक्ष को भी स्पष्ट रूप से समझाएं। 250 शब्द 15 अंक। भारत में विदेशी अनुदानों को किस प्रकार विनियमित किया जाता है? हाल ही में गैर सरकारी संगठन NGOs किस प्रकार से गृह मंत्रालय द्वारा इसके माध्यम से विनियमित किए गए हैं? ठीक है, हालिया FCRA विवाद की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। ये दोनों के दोनों जो
क्वेश्चंस हैं जो हमने दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए उसके आधार पर लिखे जा सकते हैं, तो आप इनको लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज के जो हमारा जो वीडियो का सत्र है उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स की चर्चा की। होपफुली आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे, तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो क्लास है वो फिलहाल यहीं तक, तब तक के लिए बने रहिए बायजूस IAS पे, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। धन्यवाद।